हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि डाइजेशन को ही देख रहे थे ह्यूमन न्यूट्रिशन में हम लोग देख रहे थे कि डाइजेशन कैसे होता है। तो उसमें जब हम लोग पढ़ रहे थे कि ह्यूमन का स्ट्रक्चर मतलब देख रहे थे कि कैसे डाइजेशन होता है, तो हम लोग ने देखा था कि मुंह से हम कैसे फूड पार्टिकल को लेते हैं जिसको हम बोलस कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो हमारे कैसे स्टमक पे जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, सब हमने देख रखा था। शायद हम इंटेस्टाइन तक अभी नहीं पहुंचे थे, लेकिन स्टमक का हम बता दिए थे कि स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है। एक बार फिर से पूरा रिकैप करते हैं स्टमक से लेके उसका उसके ऊपर का। तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है, ठीक है। आप फूड लेते हैं, वहाँ पर भी एक एंजाइम होता है, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, आपका एंजाइम टाइलिन होता है, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, अमाइलेज या फिर अमाइलोसिस। वो क्या करता है, जो भी आप खाते हैं स्टार्च को, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। फिर माल्टेज एंजाइम भी होता है, तो माल्टोज को क्या कर देता है, माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में कन्वर्ट करा देता है। तो हम स्टमक से देखते हैं। उसके पहले का आप देख लीजिएगा वीडियो में, और स्टमक का मैंने बता दिया था, लेकिन फिर से थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि बहुत देर से क्लास नहीं हुई, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे स्टमक में देखते हैं डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो जो आपका स्टमक होता है वो कैसा होता है, जे शेप का होता है, ठीक है। ड्राइंग पे मत जाइएगा, मैं समझाने के लिए इसे बना रहा हूँ। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, समझने के लिए इसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका मैंने ऐसे समझने के लिए बनाया है। तो देखिए, आपको यहाँ समझना पड़ेगा, जो आपका स्टमक होता है वो किस शेप का होता है, जे शेप का। जे शेप का आपका स्टमक होता है, जे शेप का आपका स्टमक होता है। ये क्या है आपका, ईसोफेगस। ईसोफेगस ईसोफेगस को और आप क्या कहते हैं, गलेट, ठीक है। इसको आप गलेट भी कहते हैं। तो होता क्या है कि आप अब ईसोफेगस है क्या, इसमें ही तो फूड आता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, फूड पाइप भी कह सकते हैं, गलेट भी कह सकते हैं, ईसोफेगस भी कह सकते हैं, बहुत चीज कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या आता है, फूड एंटर होता है, ठीक है। आपको पता है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये चीज कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारा फूड हम कहाँ से लेते हैं, माउथ से लिया हमने फूड को, माउथ से लिया, माउथ से फिर वो कहाँ गया, पहले माउथ में लिया, फिर वो थोड़ा पीछे वाले रीजन में जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, फायरिंग्स, ठीक है। फायरिंग्स वाले रीजन में जाने के बाद फिर वो किस में जाता है, फिर वो ईसोफेगस में जाता है। पूरा मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि क्या क्या है इसका पूरा। ईसोफेगस में जाता है, फिर ईसोफेगस से वो किस में जाएगा, ईसोफेगस से वो इंटर करता है आपके स्टमक में, जिसको आप यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, स्टमक में। फिर स्टमक से वो किस में जाएगा, इधर देखते हैं, इधर चले आए, स्टमक से फिर देखते हैं स्टमक से किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें भी 3 टाइप के, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 भागों में बटा होता है, ठीक है, अभी देखेंगे। उसके बाद ये किस में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फिर ये जाएगा रेक्टम में, एंड देन एनस, ठीक। तो ये आपका पूरा पाथवे होता है, फूड कैसे एंटर करता है। ये कॉमन सी बात है, सबको पता होता है, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। तो पहले माउथ आपने देख लिया था, माउथ में कैसे होता है। उसके बाद आपने फेरिंग्स में देखा था, वहां पर कैसे फूड जाता है। इसके भी 3 टाइप होते हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। वहां से फूड कैसे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कैसे यहाँ पे एपिग्लोटिस होती है जो कि रोकती है कि फूड इंटर करे, सिर्फ फूड पाइप में जाए, एसोफेगस में जाए और विंड पाइप में ना जा पाए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पर मैं आपको बताया था कि एसोफेगस से फूड आता है अंदर, ठीक है। अब ईसोफेगस से स्टमक तक मैंने आपको बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से पूरा बताता हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि बहुत दिनों से क्लास नहीं हुई थी। अब देखिए ईसोफेगस से, अब ईसोफेगस जो है, ईसोफेगस में जैसे मैंने आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर बना ईसोफेगस के बारे में, वैसे मैंने बताया था, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए जो ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे कि अगर इसमें फूड पास हो रहा है, तो जैसे यहाँ पर फूड पास हुआ तो यहाँ पर ये थोड़ा स्वेल रीजन हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ रीजन हो जाएगा, यहाँ पर फूड आया। तो अब यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्शन आ गया, यहाँ पे मतलब यहाँ पे रिलैक्सेशन, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, फिर ये जब यहाँ फूड जाएगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे रिलैक्सेशन, मतलब फूड ऐसे जा रहा है कि अगर
यहाँ से मतलब एकदम फूड को एकदम दबा लिया गया है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ पर होता है ईसोफेगस में। उसके बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ईसोफेगस में क्या, अब इंटेस्टाइन में भी जाता है तो वहां पर भी एक इसी की तरह पेरिस्टाल्टिक की तरह मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आपको फूड को पास कराना है। ये आपकी वो हुई आपकी इसोफेगस, यहाँ पर आपको फूड को पास कराना है। अब यहाँ पर फूड को पास कराना है तो ऐसी आप बताइए, किसी भी चीज को अगर आपको पास कराना है तो अगर कोई भी चीज पास हो रही है तो जितना फ्रिक्शन कम होगा उतनी अच्छे से पास होगी, उतना कम उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब वो रेजिस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, रुक नहीं पाएगा। तो जब मतलब रुकेगा नहीं तो उतनी आसानी से जा पाएगा। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा इसोफेगस है उसमें कम से कम मतलब फ्रिक्शन हो। तो इसके लिए यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर जी सेल्स पाई जाती हैं, गोबलेट सेल्स। ऐसे मैंने शॉर्ट में कह दिया। अब जी सेल्स दूसरी, अब जी सेल्स इसमें भी पाई जाएंगी, सीरोटोनिन, सोमाटोस्टिन, हिस्टामिन, ये सब हार्मोन निकालेंगी। तो वहां पर मत पहुंच जाइएगा। देख, मैंने शॉर्ट में से बोला था, यहाँ पर होती है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स मौजूद होती है। ये एक लिक्विड का मतलब सिक्रीशन करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस। म्यूकस कैसा होता है कि लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, मतलब कि चिपचिपा पदार्थ होता है जो क्या करता है, किसी भी चीज को मतलब जैसे फूड यहाँ पर पास हो रहा है तो उसको एक मतलब लुब्रिकेट करता है, उसको आगे बढ़ाने में आसानी देता है। ठीक है, मदद करता है। इसके लिए यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है जो कि सिक्रीट करती है। अब ये जब कंटिन्यू ऐसा है, जब कोई भी मतलब फूड आप पास करते हैं तो जब ये सिक्रीट होती है तो आराम से फूड चला जाता है। अगर ये ना सिक्रीट हो तो आराम से फूड जाएगा नहीं, आपको दर्द होगा। तो ये म्यूकस ग्लैंड काम करती है। ठीक है, गॉबलेट सेल इनको सिक्रीट करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस। ठीक है, यहाँ पर इसको हम म्यूकस ग्लैंड भी ऐसे कह देते हैं, लेकिन असलियत में है कौन इसका हीरो, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या निकालते हैं, म्यूकस। ये सेल्स के बीच में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये म्यूकस का सिक्रेशन करता है। अब यहाँ ये मकस हर जगह पाया जाएगा, यहाँ पर भी पाया जाएगा, यहाँ पर भी पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि फूड को अच्छे से पास कराना, आराम से पास कराना, एकदम नो फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन तो होगा ही जरूर। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन बहुत कम से कम हो जिससे अच्छे से फूड आगे जा पाए। तो यहाँ पर गॉबलेट सेल्स मौजूद होती है जो कि मकस का सिक्रेशन, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। अब मकस म्यूकस कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, स्पेलिंग याद रखिएगा। म्यूकस का सिक्रेशन करती है। म्यूकस क्या करता है, जो भी फूड होता है उसको आराम से पास करने में आगे मदद करता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर इसोफेगस के ये लाइनिंग में से ये प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर अब देखिए फूड यहाँ पर मान लीजिए आया, फूड को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जब हम फूड खाते हैं, फूड आपको बताया था मैंने, फूड जो स्लाइवा के साथ मिल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बोलस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था पूरा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ये रफ कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा हो सके तो, जिससे याद रहेगा कि क्या अब तक पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। ठीक है, ये फूड प्लस लाइबा क्या होता है, बोलस। ये आपको याद रखना। ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब ईसोफेगस से यहाँ पे फूड आया। ठीक है, ईसोफेगस से यहाँ पे फूड आया, इसको क्या कहते हैं, गैलेट भी कहते हैं, या फिर फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, यहाँ से फूड आया तो इसको क्या कहेंगे, बोलस। ठीक है, हम फूड नहीं कहते हैं, बोलस ही कहते हैं, क्योंकि बोलस ही कहा जाता है तो बोलस ही कहते हैं। क्यों बार बार फूड कहते हैं, आदत भी बन जाएगी, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर बोलस आया। अब बोलस जब यहाँ पे आया तो यहाँ पर एक चीज लगी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का काम होता है कि कोई भी चीज पास हो रही है तो रोकने का काम करता है। जैसे कोई भी आप पंखा चलाते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी लाइट जलाते हैं, तो उसके लिए आप एक स्विच मतलब रखते हैं कि हाँ जब इसको बटन ऑन किया जाएगा, इसके बटन को प्रेस किया जाएगा, ऑन होगा तभी ये चलेगा। ऐसे नहीं चलना चाहिए। ठीक है, इससे वो हमेशा चले ना। ठीक है, जब हमको जरूरत हो तब हम इसको चला पाए, तो हमको जब जरूरत हो तब हम इसको खोल पाए, यानी जब हम फूड को लें तब ये खुले और इसमें जा पाए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हम इससे अब आप सोच रहे होंगे कि फूड पाइप है, फूड पाइप से और कुछ तो पास होगा नहीं, तो यहाँ से फूड ही आएगा, तो इसको लगाने की क्या जरूरत है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर इसमें फूड आ गया एक बार, अब इससे फिर से बैक फ्लो ना हो जाए।
ठीक है। इससे बैक फ्लो ना हो जाए इसके लिए स्फिंक्टर काम करता है। तो स्फिंक्टर का क्या काम होता है, स्फिंक्टर कई जगह लगा होता है, यहाँ भी लगा होता है, आगे और भी देखेंगे रेक्टम एनएस इन सब जगह लगा होता है। क्या करता है कि रोकता है, अगर स्फिंक्टर ना हो तो पता नहीं क्या क्या सिक्रीट होता है, इसोफेगस गलत। तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा अब आते हैं हम स्टमक वाले रीजन पे। तो स्टमक का जो आपका ये वाला पार्ट होता है, धर वाला ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं कार्डियक। कार्डियक क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्डियक मतलब हार्ट, ये हार्ट के सामने प्रेजेंट होता है। यहाँ वाले पार्ट को हम कहते हैं फंडस। ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्डियक वाला हिस्सा, ठीक है। ये कार्डियक वाला हिस्सा ये होता है फंडस, ठीक है। ये फंडस वाला हिस्सा, फंडस वाला ये आपकी हो जाती है बॉडी। ये आपका हो जाता है पाइलोरस पार्ट, पाइलोरिक कह दीजिए या पाइलोरस रीजन कह दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। पाइलोरिक यहाँ पे रीजन हो गया। अब देखिए यहाँ पे फूड जब आ गया, तो जब इसमें फूड आ जाता है, पहले तो ये बहुत कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एकदम सिकुड़ा हुआ रहता है। जब इसमें फूड आ जाता है तो ये बढ़ने लगता है, ठीक है, बढ़ने लगता है। अब जब ये बढ़ता है तो हमको डाइजेशन कराना है। तो जब डाइजेशन कराना है तो हमको क्या चाहिए, हमको निकालना है भाई, एंजाइम्स निकालने हैं, ठीक है, एसिड निकालना है, सब निकालना है, जिससे हमारा डाइजेशन हो सके, ठीक है। तो डाइजेशन अब यहाँ पर करने के लिए, अब यहाँ पर आप देखिए ये बड़ा हो गया, तब हमको डाइजेशन करना है तो हमको एंजाइम्स निकालने। तो एंजाइम्स कौन निकालेगा, इसका मेन हीरो होता है फंडस। फंडस में भी बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो मतलब ये फंडस जो होती है इसमें कई टाइप की जो सेल्स होती है वो क्या करती है, एंजाइम्स को रिलीज करने का काम करती है। वैसे कार्डियक में भी होती है, बॉडी पाइलोरिक रीजन में भी होती है, फंडस में पूरा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, एक फंडस में जब इतनी सारी सेल्स पाई जाती है, तो मैंने बता देता हूँ कि कौन कौन से सेल्स पाई जाती है, कुछ बता देता हूँ सेल्स आपको। फंडस में सेल्स पाई जाती है जो क्या काम करती है, डाइजेशन को स्टार्ट कराएंगी। डाइजेशन कैसे स्टार्ट होगा, एंजाइम्स बहुत सारे लगेंगे। एंजाइम्स बहुत सारे कैसे आएंगे, फंडस जो फंडस वाला रीजन है यहाँ पे बहुत सारे सेल्स है, सेल्स प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, एंजाइम्स का सिक्रीशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से सेल्स इनके पास है, फंडस वाले रीजन के पास, ठीक है। तो इनके पास चलिए मैं दिखाता हूँ, इसके पास होते हैं जी सेल्स। जी सेल्स होते हैं, ये सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ठीक है, ये सब सोमाटोस्टिन, इन सब हार्मोन का रिलीज करता है। हमें एंजाइम को देखना है, इतना भी आपको नहीं जानना है, ठीक है, लेकिन है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आर्जेंटिफिन सेल्स होती है, ठीक है। जी सेल्स क्या निकालता है, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कि निकालता क्या। वैसे आप याद रख पाए तो ज्यादा अच्छी बात है, वरना इतना भी आपके लिए जरूरी नहीं है। जैसी जी सेल्स होती है वो निकालती हैं सेरोटोनिन, सोमाटोस्टिन, सेरोटोनिन, सोमाटोस्टिन, ठीक है, और क्या, हिस्टामिन। आर्जेंटिफिन सेल्स होती है, ठीक है। अब देखिए, अब इसी तरह और भी सेल्स होती है, उनको भी लिख लेता, फिर उनका वर्क बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं गॉबलेट सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। तो ये सब आपने समझ में आ गया। ये पैराइटिक सेल्स जो होती है,
ये आपको याद रखना। पैराटिक सेल्स जो होती है, एक होती है पैराइटल सेल, एक पैराटिक सेल्स होती है। वो क्या करती है, जैसे कि पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन पेप्सिनोजन है, ठीक है, और प्रोरेनिन, ये सब जितने एंजाइम है उनको सबको सिक्रीट कराती है प्रोरेनिन। जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती है वो HCl सिक्रीट करती है। जो गॉबलेट सेल्स होती है ये क्या करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है, ठीक है। और जो आपके अर्जेंटिफिन सेल्स है, एक्चुअली जो अर्जेंटिफिन सेल्स है वो इसका सिक्रीशन करती है, सॉरी, और ये जो होती है गैस्ट्रिन हार्मोन को सिक्रीट करती है, ठीक। ये आपको याद रखना है, वैसे ज़्यादा याद रखना नहीं है। ऑक्जेंटिक सेल का याद रख लीजिए, पैराटिक सेल्स का याद रख लीजिए, वरना इतना अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं, ठीक है। ये अभी आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कैसे क्या होता है। ये आपका होगा कैसे, मतलब इतने सारे सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब आपको ठीक है, ये सब आपको मैंने सेल्स बता दिए फंडस और शेप के। अब आपको समझना है कि मैं स्टमक में आपको बताता हूँ कि एंजाइम जब ये सब आपको मतलब जो ये सब बताया सेल्स वाले, ये सेल्स वाले आपको याद हो सके तो याद कर लीजिए, अच्छी बात है, वरना अगर याद नहीं होंगे तब भी कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि ये सब 11th का है। सिर्फ आप अगर याद रखेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, अगर आप बायो लेते हैं तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अब देखिए जो स्टमक होता है, एक बार फिर से बना लेते हैं स्टमक, आम की तरह बन रहा है, ठीक है, और जिस तरह बन गया ठीक है, जैसा भी, ठीक है। तो ये होता है, यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक्चुअली उसको हम कहते हैं रूजे, RUGAE। ये करता क्या है, इसका काम होता है कि जो भी फूड है उसको आगे बढ़ाने में मदद करे, उसको चर्न करने में मदद करे, उसको आगे आगे बढ़ाने में, उसको घुमाने में, उसको मूव कराने में, उसको डाइजेस्ट कराने में मदद करेगा रूजे, ठीक है। क्योंकि उसको मूव तो कराना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर पाया जाता है रूजे, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। वो पकड़ता है इधर उधर और उसको फूड को चर्न कराता है। अब यहाँ पर जब एंजाइम्स पाए जाते हैं तो एंजाइम्स मैं बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया वो सिक्रीट करते हैं एंजाइम, तो जो यहाँ पर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, तो एक ग्लैंड होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, हिंदी में कहते हैं जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। पहले गैस्ट्रिन हार्मोन जिसे निकालता है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट होती है, इसके पास बहुत सारे एंजाइम, ये एंजाइम्स पहले बता दो, जैसे कि ये सिक्रीट करता है HCl, म्यूकस, अगर HCl सिक्रीट कर रहे हो तो म्यूकस जरूर सिक्रीट कर देना, ठीक है। आगे ये सिक्रीट करता है एंजाइम, जैसे कि मैं आपको बताऊं पेप्सिनोजन, अभी उसमें बता रहा हूं, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, और आपका लाइपेज। आगे आपको लाइपेज एंजाइम एक और मिलेगा जो पेनक्रियाज से क्रिएट करेगा, तो उसको हम पेनक्रियाटिक लाइपेज, उन दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए इसको हम पेनक्रियाटिक लाइपेज कह देते हैं क्योंकि उसको पेनक्रियाज निकालता, इसको हम कह देते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। इसके आगे और जोड़ लीजिए गैस्ट्रिक लाइपेज। इसको क्यों गैस्ट्रिक लाइपेज, क्योंकि इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड निकाले, तो गैस्ट्रिक लाइपेज। प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, म्यूकस, HCl, ये क्या है, ये है एंजाइम्स, ये है एंजाइम्स, ये आपके एंजाइम्स हैं, ठीक। ये आपके हैं HCl, म्यूकस। HCl का क्या काम है, HCl का काम होता है कि अगर कोई
फूड इनटेक करते हुए कोई ऐसा मतलब बैक्टीरिया अगर आ गया हो, कोई वायरस मतलब आ गया हो, बैक्टीरिया जो हमको इफेक्ट कर सकता है, कोई एंटीजन आ गया हो, मतलब कोई ऐसा आ चुका हो जो हमारे मतलब बॉडी को अफेक्ट कर सकता है फूड के साथ, तो HCl क्या करता है, उसको मार देता है। क्योंकि HCl होता है एसिडिक नेचर का, होता है, तुरंत जला सकता है। हमारे हाथ पे पड़ जाए तो हमारा हाथ गल सकता है, तो वो उसकी क्या बात। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे पेट में अगर ये मौजूद है, अगर हमारे हाथ को गला सकता है, एक लोहा तक को पिघला सकता है, तो हमारे पेट में रखा तो हमारा पेट क्यों नहीं गल जाता। क्वेश्चन जायज है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इसके साथ मैंने क्या लिखा है, म्यूकस। म्यूकस क्या काम करता है, बचाने का मदद करता है। अगर यहाँ पर HCl जब निकलता है, यहाँ पर जब HCl निकलता है, ठीक है, यहाँ पर HCl जब निकलता है तो म्यूकस भी सिक्रीट होता है। और म्यूकस यहाँ पे लाइन पे ऐसे जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, ऐसे कोडेड हो जाता है। यहाँ पर HCl भरा रहता है। इसके भरे रहने से इसमें कुछ नहीं होता था। हाँ, समटाइम्स मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ ज़्यादा ही HCl सिक्रीट हो जाता है, और उसकी वजह से हमारा जो म्यूकस हो जाता है वो मतलब डिग्रेडेट हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, हमें अल्सर जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। अल्सर, एक्चुअली इसको हम अल्सर ही कहिए, वरना इसको हम पेप्टिक अल्सर कहें तो ज़्यादा सही है। पेप्टिक अल्सर याद रखिएगा, पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो ये अल्सर हो गया, रूजे है। ये आपका पूरा हुआ कैसे, मतलब क्या काम होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये एंजाइम कैसे क्या काम करते हैं जिससे डाइजेशन हो पाता है। ठीक है, बोलस आ चुका है, मान लेते हैं कोई बोलस आ चुका है। अभी कैसे एंजाइम काम करेंगे उनको हमें देखना है। एंजाइम्स कैसे काम करते हैं उनको हमें देखना है। इनको मैं रफ कर दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई फूड यहाँ से एंटर किया, फूड क्या, इसको हम क्या कहेंगे, बोलस, यहाँ से एंटर किया। जब यहाँ पर ये एंटर करेगा तो क्या गैस्ट्रिन हार्मोन निकलेगा, वो क्या करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड को सिक्रीट कराएगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगा, एंजाइम सिक्रीट कराएगा। ये सिक्रीट कौन कौन से एंजाइम निकलेंगे, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, और क्या निकलेगा, गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या निकलेगा, गैस्ट्रिक लाइपेज। उसी के साथ क्या निकलेगा, HCl निकलेगा, और क्या निकलेगा, म्यूकस निकलेगा। म्यूकस क्या करेगा, HCl जब सिक्रीट होगा तो हमारे जो मतलब लाइनिंग कवर कर लेगा, जिससे हमारी जो मतलब स्टमक की लाइनिंग है डिग्रेडेट नहीं हो पाएगी, हमें अल्सर्स नहीं हो पाएंगे। अब देखिए जब यहाँ पर आया तो कौन एंजाइम्स जब निकलेंगे, तो एंजाइम्स निकला तो सबसे पहले मैंने मान लेता हूँ कि पेप्सिनोजन निकला। ऐसा कुछ नहीं कि यही पहले निकलता है, सब निकलते हैं, पहले मैं देख लेता हूँ। पेप्सिनोजन निकला। अब पेप्सिनोजन जब निकला तो HCl का एक और भी काम होता है कि जो एंजाइम्स प्रेजेंट है उनको काम कराने का काम करे। मतलब ये पेप्सिनोजन अभी इस स्टेट में है कि ये जो फूड पार्टिकल आ रहा है, जो बोलस आ रहा है, उसको डाइजेस्ट नहीं करा सकता। अगर डाइजेस्ट कराना है तो HCl इसको कहेगा कि तुम इसको डाइजेस्ट कराओ, तो HCl इसको कन्वर्ट करता है। HCl इसको कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजन से पेप्सिन में। जब पेप्सिन में कन्वर्ट करता तो ये पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट, सबका अलग अलग काम है। ये एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, कोई स्टार्च को मतलब अभी देख रहे थे कि माउथ में हमारे स्टार्च हो रहा था डाइजेस्ट, तो सबका अलग अलग काम है। पेप्सिन क्या करेगा, जो प्रोटीन्स होगी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जो प्रोटीन्स होगी उसको क्या करेगा, पेप्सिन, यहाँ पे लिख देता हूँ, पेप्सिन प्रोटीन्स को क्या करेगा, पेप्टोन्स प्लस प्रोटीओजेस में तोड़ देगा। पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस में तोड़ देगा। ठीक है, अब ये क्या है, पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस, आप सोच रहे होंगे। तो कुछ नहीं है, जो प्रोटीन्स पहले थी, इसको जब तोड़ दिया गया
जब तोड़ दिया गया तो छोटा हो गया, तो कुछ नाम तो बदल दे। अगर वो प्रोटीन्स ही कहेंगे तो फिर फर्क क्या रह जाएगा। तो इसीलिए पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस कहते हैं। कुछ थोड़े बड़े हुए तो पेप्टोन्स कहे, कुछ छोटे हुए तो प्रोटियोजेस कहे, सबका अलग अलग नाम है। ठीक। और अच्छा आपको बताऊं तो प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट होती है अमाइनो एसिड। और जब अमाइनो एसिड इसकी बेसिक यूनिट होती है तो हमको ईच एंड एवरी सेल को देना है, एसिमिलेशन कराना है तो सब सेल को देना है, तो बहुत ही छोटे फॉर्म में देना पड़ेगा। तो सबसे छोटी जो प्रोटीन सबसे छोटी यूनिट होती है अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स की सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? अमाइनो एसिड। सबसे बेसिक यूनिट होती है अमाइनो एसिड। तो हमको अमीनो एसिड बनाना है तो ऐसा नहीं है कि भाई स्टमक में ही डाइजेशन होगा, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारा डाइजेशन होगा, तो उसमें जब डाइजेशन होगा तो अमीनो एसिड में बदल लेना। ठीक। अब हमने प्रोटीन्स को थोड़ा छोटा कर दिया, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा तो छोटा कर दिया, थोड़ा डाइजेस्ट करा। अब आगे अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको और डाइजेस्ट कराएंगे तो अमीनो एसिड बना लेंगे, क्यों परेशान होने की क्या बात है। अब दूसरा एंजाइम पहला हो गया। दूसरा चलिए मान लेते हैं हमने प्रोरेनिन को निकाला। प्रोरेनिन को निकाला तो रुक जाइए, पहले प्रोरेनिन जब निकला है तो प्रोरेनिन का काम क्या होता है? प्रोरेनिन का काम होता है कि जो इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे, वो क्या करते हैं जब मतलब छोटे होते हैं तो ज्यादातर दूध ही पीते हैं। छोटे क्या, जब उनका जन्म होता है, ठीक है, जब जन्म होता है तो क्या करते हैं, वो दूध ही पीते हैं। जब दूध पीते हैं तो अब उसके लिए अब उसकी प्रोटीन, उसमें केसियन प्रोटीन पाई जाती है दूध में, तो उसको तोड़ने के लिए दूसरा कोई एंजाइम आना पड़ेगा। ये तोड़ सकता है उसको भी, लेकिन ये स्पेशल बना और किसी प्रोटीन्स के लिए। अब इससे आप दूसरा काम कराएंगे तो दिक्कत। इसके लिए स्पेशल प्रोटीन होती है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोरेनिन। मैंने पहले लिखा था प्रोरेनिन। अब प्रोरेनिन भी क्या होगी, काम नहीं करेगी बिना HCl के। तो इसके लिए जब HCl सिक्रेट होगा, इसको रब करता हूं, पेप्सिनोजन समझ गए, HCl। अब देखिए प्रोरेनिन निकली तो इसको HCl के प्रेजेंस में, HCl था तो इससे भी कहा कि तुमको क्या करना है, केसिन प्रोटीन को तोड़ना है। तो जब तोड़ना है तो इसको जब तोड़ोगे तो बनाओगे रेनिन। जब रेनिन बनाया तो रेनिन क्या करेगा, केसिन प्रोटीन को तोड़ेगा। तो केसिन को चलिए तोड़वा देते हैं। केसिन है, कौन तोड़ेगा? रेनिन। किसमें तोड़ेगा? केसिन को किसमें तोड़ेगा? कैसिनोजन में। ये क्या थी? सॉल्युबल फॉर्म थी। ये क्या हो गए? इनसॉल्युबल फॉर्म। ये जो कैसिनोजन बना ये क्या हुआ? इनसॉल्युबल फॉर्म। इनसॉल्युबल फॉर्म ये बन गया। कैसिनोजन में टूटा, ये सॉल्युबल फॉर्म थी, वो क्या बना? इनसॉल्युबल फॉर्म। अब ये क्यों भाई? सॉल्युबल फॉर्म थी तो डाइजेस्ट हो जाता, इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करा दिए तो अब डाइजेस्ट जल्दी नहीं होगा। अब डाइजेशन जल्दी नहीं होगा तो ये पेट में ज्यादा देर तक रहेगा। जब ज्यादा देर तक रहेगा तो क्या होगा, वो जो स्टोरेज कैपेसिटी है ज्यादा तक मतलब देर तक फुलफिल रहेगी और धीरे धीरे इसको तोड़ा जाएगा। इसीलिए इसको इनसॉल्युबल फॉर्म बनाया गया है, जिससे ज्यादा देर तक स्टोर हो सके। किसमें? स्टमक में। ये दोनों को स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर बताता हूँ। आगे अपने ये दो पढ़े, अब आता है आगे लाइपेज। लाइपेज क्या करता है उसको चलिए देखते हैं। लाइपेज आ चुका है, तीसरा हुआ लाइपेज। लाइपेज जो है, पहले मैं लिखता हूँ लाइपेज का काम क्या है। लाइपेज जो होता है वो क्या करता है, फैट को तोड़ता है। तो मैं लिख दे रहा हूं कि गैस्ट्रिक लाइपेज will break down the fat and convert it into fatty acid and glycerol। so किसमें कन्वर्ट करा देता है? फैटी एसिड।
प्लस ग्लाइसरोल, तो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करा देता है गैस्ट्रिक लाइपेज। इसका काम ये होता है। तो ये आप समझ गए कि कैसे इसमें डाइजेशन होता है। अब इसके बाद जो आपका फूड है, इसके बाद जो आपका फूड है या फिर आपका जो बोलस है, उसको आप बोलस अब नहीं कहेंगे, अब भाई उसका नाम बदलिए। उसने अपने आप को डेवलप किया, उसने उसका डाइजेशन हो, तो उसको हम एक नए नाम से जानेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, काइम। और वो यहां से निकलेगा। पहले तो यहाँ बोलस ही था, जब यहां से निकलना तो ये काइम। इस पार्ट को क्या कहते हैं, पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरस रीजन, पाइलोरिक रीजन, पाइलोरिक पार्ट। यहां से निकल गया, यहां से निकलेगा, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। यहां पर भी क्या मौजूद होता है, स्फिंक्टर। क्या मौजूद होता है, स्फिंक्टर। पाइलोरिक पार्ट क्या निकला, ड्यूडेनम। अब ये क्या नई चीज है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन अगले वीडियो में हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है। ये हमने स्टमक के बारे में बताया कि डाइजेशन कैसे होता है। इसको हम काइम कहेंगे जब ये स्टमक से बाहर निकलेगा। और इसके आगे की गाथा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में अगले बार मतलब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इतना रिवाइज करिए जितना आपको बताया गया। अगले वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो ये स्टोरी चल रही है, महाभारत चल रही है डाइजेशन कराने की, तो कब हम अपने मुकाम पर पहुंचेंगे, कब डाइजेस्ट करा पाएंगे, उसको हम देखेंगे। तो इतना आप रिवाइज करिए, उसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ।